नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को उकसाने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि वो अडानी मुद्दे और अपनी विफलताओं पर चर्चा से बचने के लिए संसद नहीं चलने दे रही। खड़गे ने एक बार फिर से कहा कि राहुल गांधी की ब्रिटेन में की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। ब्रिटेन की हालिया यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और वो राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हंगामे के कारण संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो पाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि इसी तरह लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हमें किसने रोका? उन्होंने हमें रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को आगे कर दिया। अडानी मामले में ईडी को अपनी शिकायत सौंपने के लिए कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों के साथ बुधवार को संसद भवन से विरोध मार्च निकाला था। पुलिस ने विजय चौक पर विपक्षी नेताओं को रोक दिया था। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्ष को कुचलने का और विपक्ष को उकसाने का आरोप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगाया गया है। कल क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार पूरी जानकारी। तो आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को उकसाने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को अडानी मुद्दे और अपनी विफलताओं पर चर्चा के से बचने के लिए संसद नहीं चलने दे रही, ऐसा कहा है। आपको बता दें कि खड़गे ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी की ब्रिटेन में की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। ब्रिटेन की हालिया यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और वो राहुल गांधी से माफी मांगे जाने की मांग कर रही है। तो राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष को उकसाने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सदन के अंदर की जो दोनों दिन की कार्रवाई है, यानी कि दो लोकसभा की और राज्यसभा की, और लगभग चौथे दिन तक कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला। और लगभग अब कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार जिस तरीके से सदन की जो कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले ही कहीं ना कहीं नारेबाजी लगाने शुरू कर देते हैं सत्ता पक्ष। और ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है वो पहले माफी मांगे। और जिस तरीके से कहते हैं ब्रिटेन की बात करें तो वहां से भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे भारत की छवि जो है वो बिगड़ती नजर आए। मगर भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जा रही है कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो सदन की कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ नजर आ रहे हैं। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। मगर राहुल गांधी जब कल वापस सदन के अंदर पहुंचे तो उस समय भी हंगामा देखने को मिला। मगर राहुल गांधी की तरफ से प्रेस वार्ता कर ये जरूर स्पष्ट किया गया कि अगर उनको मौका मिलेगा सदन के अंदर बोलने का तो वो अपना पक्ष जो है वो जरूर रखेंगे। मगर इसी को लेकर कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल कहा गया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी गलत बयान नहीं दिया गया जिसकी वजह से उनको माफी मांगनी पड़े। मगर अभी तक आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। और दूसरा यहाँ पर राहुल गांधी को माफी मांगने को लेकर लगातार सत्ता पक्ष जो है वो भी अड़ा हुआ है। मगर अभी तक 4 दिनों की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं बार बार स्थगित होती नजर आ रही है। और लगातार आज भी इसी तरीके का हंगामा जो है वो सदन के अंदर देखने को मिल सकता है। जी राजीव, वही बात कर लें, क्यों सत्ता पक्ष जो है जेपीसी पर चुप्पी साधे हुए बैठा है?
देखिए यहाँ पर बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष जो है वो लगातार विपक्ष के द्वारा जो अडानी ग्रुप को लेकर जांच करने की बात की जा रही है। परसों भी यही चीज देखने को मिली कि विपक्ष जो है वो लगातार एकजुट होकर सदन से लेकर ईडी कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और वो कहीं ना कहीं यही चाहता था कि ईडी को शिकायत दी जाए ताकि वो जांच करे अडानी ग्रुप को लेकर। मगर विजय चौक से ही कहीं ना कहीं उनको रोक दिया गया, और महिला पुलिस जो थी वो आगे करी गई थी ताकि जो नेता है वो उनको आगे नहीं जाने दिया जाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की, या फिर कहे सत्ता पक्ष जो है वो लगातार ये चाहता है कि राहुल गांधी माफी मांगे, मगर विपक्ष जो है वो ये चाहते हैं कि अडानी ग्रुप को लेकर निष्पक्ष जांच हो। मगर अभी तक ना तो जांच का लिए कदम बढ़ाया जा रहा है आगे, और ना ही कह सकते हैं राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो माफी मांगेंगे। मगर राहुल गांधी जिस तरीके से कल पहुंचे थे और कहीं ना कहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर उनको मौका मिलेगा तो जरूर वो अपना पक्ष रखेंगे। मगर आज सदन के अंदर राहुल गांधी बिल्कुल पहुंचेंगे, और अगर उनको मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपना पक्ष बिल्कुल रख सकते हैं। मगर देखना होगा कि उनको बोलने का मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। जी राजीव, वही बात कर लें, आज किन किन मुद्दों की गूंज रहने वाली है? जेपीसी और राहुल गांधी के, जिस तरीके से राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही जा रही है, इसके अलावा और किन किन मुद्दों की आज गूंज रहने वाली है? देखिए यहाँ पर बात करें, दो मुद्दे सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो सत्ता पक्ष है वो लगातार राहुल गांधी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भारत की छवि बिगाड़ने का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि बिगाड़ने का काम किया है, उनको माफी मांगनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से वो एक सम्मेलन के अंदर पहुंचे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, मगर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के पास भी एक मुद्दा है जो अडानी ग्रुप को लेकर है। अडानी ग्रुप को और जो मोदी का जो आपसी संबंध है उसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जब कल प्रेस वार्ता की गई थी तो उस समय भी यही कहा गया कि दोनों के जो मित्रता के संबंध है वो किस तरीके के हैं उसका खुलासा किया जाए। और दूसरा अडानी ग्रुप को लेकर जो जांच की मांग की जा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो चुप्पी साधे हुए है। मगर अगर कहते विपक्ष की आवाज जो है वो इस तरीके से उठाई जा रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके अंदर पारदर्शिता रखनी चाहिए कि अडानी ग्रुप को लेकर उन्होंने जो एलआईसी और एसबीआई का जो पैसे का लेन देन है उसको किस तरीके से किया नहीं है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। जांच करवाने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो शायद नहीं चाहती है कि उसकी जांच हो, मगर यहाँ पर विपक्ष जो है वो इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। मगर यहाँ पर बात करें 4 दिनों से, यानी पिछले 4 दिनों से सदन की जो कार्रवाई है, यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों ही कार्रवाई जो है वो नहीं आगे बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से जो कार्य है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझना होगा और सत्ता पक्ष को भी समझना होगा कि अगर सदन की कार्रवाई इसी तरीके से रुकी रही तो सोचिए देश का जो विकास कार्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी राजीव, सीबीआई और ईडी को लेकर क्या टिक्का टिप्पणी की जा रही है? देखिए यहाँ पर बात करें ईडी की और सीबीआई की, लगातार कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और विपक्ष की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कहे और पार्टियां हो, तमाम पार्टियां जो है वो एकजुट हो चुकी है और लगातार अडानी ग्रुप को लेकर लगातार जांच करने की मांग की जा रही है। सुशील गुप्ता की बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का प्रदर्शन था उसके अंदर भाग लिया और कहीं ना कहीं सदन से लेकर ईडी तक, कार्यालय तक पहुंचने की भी कोशिश की गई। और नेताओं की बात करें, तमाम जो विपक्षी नेता है वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर एकजुट हो चुके हैं। मगर ये यहाँ पर बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है कि अडानी ग्रुप को लेकर कार्रवाई की जाए। मगर यहाँ पर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात जरूर की जा रही है, मगर राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल कल स्पष्ट कर चुके हैं वो माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि मैं राहुल कहते जो अडानी ग्रुप और कहीं ना कहीं जो मोदी जी है उनके जो आपसी संबंध बताए जा रहे हैं, मित्रता वाले, और जो फायदा देने की बात की जा रही है वो किस तरीके से है उसका खुलासा जरूर मांगा जा रहा है। मगर अब देखना होगा सदन की कार्रवाई के अंदर, जैसे ही सदन की शुरुआत होती है उसके अंदर फिर दोबारा से लगातार सत्ता पक्ष जो है राहुल गांधी को लेकर हमलावर हो सकता है। मगर यहाँ पर राहुल गांधी को अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपना पक्ष रखेंगे। और दूसरा यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल कहा गया है, जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता के अंदर कि अडानी और मोदी का जो संबंध है वो किस तरीके से है ये जरूर पूछा जाएगा राहुल गांधी के द्वारा। मगर देखना होगा कि सत्ता पक्ष इसका जवाब देता है या फिर जो पिछले 4 दिनों से देखने को मिल रहा है कि हमलावर है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं दोबारा से मांग की जा सकती है। मगर राहुल गांधी की या फिर कहे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया वो माफी ऐसे ही नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत जो है वो नहीं बोला है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
भारत में लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को संसद पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर अनुमति दी गई तो वो सदन में जरूर बोलेंगे। संसद के बाहर निकलते समय राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे मुझे संसद में बोलने की अनुमति देते हैं तो मैं वही कहूंगा जो मुझे लगता है। सरकार ने लंदन में की गई उनकी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुबह मैं संसद गया और अध्यक्ष से बात की। मैं बोलना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए थे, इसलिए मुझे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कल यानी कि आज आपको बता दें कि संसद में बोलने दिया जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी और अडानी जी पर सवाल उठाए थे। सदन में भाषण दिया था और वो भाषण हटा दिया गया था। भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सार्वजनिक रिकॉर्ड से निकाला जाए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अडानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे? जी बिल्कुल निशा जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मैंने लंदन में स्पीच दिया, जो भाषण दिया, वो जो विपक्ष लगातार बीजेपी पीयूष गोयल लगातार मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सदन में बोलने नहीं देंगे, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने ऐसा कोई स्पीच नहीं दिया, कोई ऐसा भाषण नहीं दिया जो देश के खिलाफ जो बोला जाए। क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ओम बिरला से भी समय मांगा कि हमको सदन में बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि कल सदन स्थगित 2 बजे तक था। 2 बजे के बाद फिर स्थगित हो गया। विपक्ष और पक्ष के हंगामे को लेकर आज सदन 11 बजे तक स्थगित है। आज हो सकता है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं बोलने का इनको मौका मिल सकता है, तो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सदन देखा जाए तो लगातार पक्ष और विपक्ष अडानी के मामले को लेकर और बीजेपी लगातार राहुल गांधी के मामले को लेकर सदन लगभग 4 से 5 दिन हो गया, अभी सदन चलने की अनुमति नहीं है। लगातार हंगामा पक्ष और विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। निशा जी,
शिवम, वहीं देखा गया है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ उसके अहम बिंदु रहे बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर से रविशंकर की बात कर ली। रविशंकर ने 4:30 बजे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खास करके उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला कि जो मामले अगर भारत के अंदर का हो उसको भारत के अंदर रखा जाए, लेकिन जो लंदन में ऐसी स्पीच दी जाए, क्योंकि हम बात कर ले बीजेपी, तो बीजेपी लगातार राहुल गांधी की स्पीच को लेकर इनको घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको साफ तौर से अब ये मौका है कि लोकसभा और राज्यसभा हर जगह राहुल गांधी की स्पीच को लेकर के इन्होंने ऐसी स्पीच दी जिससे भारत देश आहत है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि हमने ऐसी कोई स्पीच नहीं दी, हम लोकसभा या हो या राज्यसभा उसमें बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको अगर मौका मिलता है स्पीकर की तरफ से बोलने कि आप अपनी बात रखिए तो हम साफ तौर से पूरी बात को क्लियर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पक्ष और विपक्ष लगभग 5 दिन से सदन चलने जोरदार हंगामेदार देखा जा रहा है। सदन चलने की स्थिति कहीं ना कहीं जायज नहीं है निशा जी। वहीं अगर बात कर ले राहुल गांधी की, तो कल राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है, क्या कुछ इस मुलाकात में अहम रहा? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब राहुल गांधी लगभग 12:30 बजे सदन के अंदर एंट्री करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे लगातार सदन में कई दिन से सिर्फ राहुल गांधी हमारे ऊपर ही जो आरोप लग रहा है कि हमने लंदन के अंदर ऐसी कौन सी स्पीच दी थी, इसको लेकर हम सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। ओम बिरला उसके बाद कुछ देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे के बाद करते हैं, लेकिन आज कल सदन फिर स्थगित हो गया, क्योंकि लगातार देखा जाए 11 बजे सदन स्टार्ट हुआ, लेकिन वही तख्तियां, वही अडानी अंबानी के मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष राहुल चलता रहा। उसके बाद फिर 2 बजे तक सदन स्थगित रहा। 2 बजे के बाद फिर आज सुबह 11 बजे तक सदन स्थगित। 11 बजे हो सकता है आज राहुल गांधी को अगर ऐसा मौका मिल सकता है तो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि इधर विपक्ष अदानी और अंबानी के मामले को लेकर मोदी को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है और सीबीआई और ईडी को लेकर, और उधर जो बीजेपी है लगातार राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं निशा जी। शिवम, वही बात कर लें, आज कितना हंगामेदार रह सकता है सदन? बिल्कुल, कहीं ना कहीं निशा जी देखा जाए लगातार जो सदन की कार्रवाई है 4 दिन से कार्रवाई चल रही, लेकिन लगातार हंगामे के बाद सदन को स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उस चर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि जो देखा जाता है कि सदन में एक बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद जनता का जो उसमें फायदा देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लगभग 4 से 5 दिन केवल अदानी अंबानी के मामले और राहुल गांधी के मामले को लेकर सदन स्थगित लगातार किया जा रहा है, हो रहा है। लेकिन जो विकास की चर्चाएं की जाएगी, जनता के मुद्दों की बात की जाएगी, वो कहीं ना कहीं इसमें दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष लगातार हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है। आज हो सकता है राहुल गांधी को अगर समय मिलता है, ओम बिरला की तरफ से कुछ समय मिलता है, तो आज अपनी वो बात रख सकते हैं। शिवम, वही बात कर लें, विपक्ष लगातार जेपीसी और ईडी सीबीआई को लेकर क्या कुछ टीका टिप्पणी विपक्ष द्वारा की जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि ईडी और सीबीआई की बात कर लें तो लगातार, जैसे संजय सिंह की बात कर लें, मतलब विपक्ष के जितने नेता हैं लगातार, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ईडी और सीबीआई को लेकर जो बीजेपी केंद्र सरकार जो दुरुपयोग इनकी कर रही है वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। क्योंकि जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे लगातार ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि जब तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन बिहार के अंदर था तब तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे गठबंधन हटता है उसके बाद लालू के प्रसाद यादव के घर ईडी और सीबीआई का नोटिस जाता है कि लगातार तेजस्वी को बुलाया जा रहा है, तेज प्रताप को बुलाया जा रहा है, लगातार नोटिसों को जाने का संभव लगातार बरकरार है। क्योंकि देखा जाए विपक्ष को जो परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठ के अगर बात किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जो विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर लगातार सदन से लेकर पार्लियामेंट से लेकर मार्च भी निकाला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए निशा जी की पक्ष और विपक्ष जो इस बार सदन के अंदर जोरदार हंगामे देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे की चर्चाएं न करते हुए सिर्फ सदन में हंगामा ही देखने को मिल रहा है निशा जी। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 दिन तक दोनों पक्षों और राज्यपाल कार्यालय के वकीलों को सुना और इस दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैरकानूनी बताया। दूसरी तरफ शिंदे खेमे ने कहा कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर सही किया था। सुनवाई के दौरान राज्यपाल कार्यालय के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बनाने से शिवसेना में आंतरिक मतभेद था, यही पार्टी में टूट की वजह बना और इस पर चीफ जस्टिस समेत बाकी जजों ने सवाल किया है कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने से एकनाथ शिंदे पक्ष के विधायक नाराज थे तो 3 साल तक सरकार के साथ क्यों रहे। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अगर शिवसेना के विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ विरोध किया था तो इस पर राज्यपाल ने क्यों दखल दिया, उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आदेश क्यों दे दिया। आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में साल 2022 में विधायकों की बगावत के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जून और जुलाई 2022 में दाखिल कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। अगस्त में ये मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था और 5 जजों की संविधान पीठ ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता, सरकार बनाने के लिए शिंदे को मिले निमंत्रण, नए स्पीकर के चुनाव, कई मामलों पर उद्धव गुट की तरफ से उठाए गए सवालों पर विचार किया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, एक बार से लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद चल रहा था और यह विवाद की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें शिवसेना की तरफ से उनके 3 वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी उनके वकीलों ने अपनी दलील रखी, जबकि राज्यपाल की तरफ से भी एक वकील ने अपनी दलीलें रखी। सभी की सुनवाई सुनते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन अब यह देखना होगा कि असली शिवसेना किसकी होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से शिवसेना को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और खासकर स्पीकर के अभाव में भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका जो है मुख्य साक्षीदार जो है राज्यपाल बने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार में राज्यपाल की क्या भूमिका है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर लगातार बनी हुई है और आम जनता भी यह चाहती है कि असली और शिवसेना के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसमें असली शिवसेना किसकी है, इस पर भी फैसला बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। सत्यप्रकाश, दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा क्या क्या दलीलें रखी गई, वहीं राज्यपाल के एक वकील द्वारा उनके द्वारा क्या दलीलें रखी गई हैं? देखिए संविधान के 10वें भाग के अनुच्छेद क्रमांक 226 और अनुच्छेद 35 के तहत यह फैसला कितना सही है या गलत है, सबसे अहम फैसला है, जिसमें बोला गया है कि स्पीकर के अभाव में कई फैसले महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं, महाविकास अघाड़ी ने लिए हैं और एकनाथ शिंदे दल ने लिए हैं। यह फैसला कितना सही है, स्पीकर के अभाव में क्या संसदीय या विधानसभा चलाई जा सकती है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के हक से यह भी सवाल खड़ा होता है कि राज्यपाल की भूमिका क्या थी, क्या कोई राज्यपाल किसी एक विशेष दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है जबकि स्पीकर का अभाव हो, यानी कि स्पीकर की सहमति न हो। तो तमाम सवालों के जवाब जो है दोनों दलों ने अपना अपना दिया है। खासकर राज्यपाल की भूमिका भी बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट ने माना है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से भी सवाल जवाब किया है और पूछा है कि क्या किसी एक विशेष दल को बिना स्पीकर की अनुमति के बिना स्पीकर के अभाव के बिना सरकार बनाई जा सकती है। इस पर भी फैसला बेहद अहम देखा जा रहा है।
सत्यप्रकाश, वही बात अगर शिंदे गुट की कर ली जाए, फैसला सुरक्षित रख लिया गया, इस पर क्या कुछ कहना है शिंदे गुट का? देखिए, हर कोई एक ही बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वह मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है उस फैसले को लेकर भी कहीं न कहीं लोगों के मन में अब संदेह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी तलब किया है, राज्यपाल को भी तलब किया है, दोनों दलों को भी तलब किया है, जिसमें यह पूछा है कि क्या चुनाव आयोग की भूमिका यह सही है कि किसी एक दल को जब आपसी मतभेद हो या फिर पार्टी में विलय की स्थिति हो या पार्टी में एकजुटता न हो, ऐसे में एक दल को किसी का जो है निशान दे देना यह कितना सही है, इस पर भी फैसला जो है कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। खासकर राज्यपाल की जो भूमिका है वो सबसे अहम है, क्योंकि राज्यपाल ने कई बार सरकार को में बने तमाम नेताओं को आमंत्रित किया, खासकर एक दल को आमंत्रित किया जबकि दूसरे दल को दरकिनार किया। वही बात अगर उद्धव गुट की कर ली जाए, क्या कुछ कहना है उद्धव गुट का? उद्धव गुट को अब यह स्थिति है कि उद्धव गुट चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा, ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि शायद अब सरकार जो है आंशिक स्थिति में रहेगी, सरकार नहीं चल पाएगी। आगे अगर सरकार नहीं चलती है तो मध्यवर्ती चुनाव की स्थिति बन सकती है। और इसके अलावा जो चुनाव निशान और तीर कमान शिवसेना खासकर एकनाथ शिंदे गुट को दिया गया है वह वापस शिवसेना का हो सकता है, इस तरह की उम्मीदें जो है अब उद्धव गुट बनाए रखा है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिजली विभाग की रार तेज हो गई है। सरकार और बिजली विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी अब आमने सामने आ चुके हैं। कर्मचारियों ने जहां गुरुवार को कार्य बहिष्कार जारी रखते हुए रात 10 बजे से हड़ताल पर जाने का फैसला किया, तो वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस वार्ता करके हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों और इंजीनियरों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। इसका असर दिखने को मिला है। प्रयागराज, महोबा और महाराजगंज समेत कई जिलों में कर्मचारियों और नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार ने सबसे पहले संविदा और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को टारगेट करने का फैसला किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदा वालों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जबकि एस्मा के तहत नियमित कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल में डाला जा सकता है। अभी तक अलग अलग शहरों को मिलाकर करीब 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी में 23 साल बाद बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर बुधवार रात 12 बजे के बाद से कार्य बहिष्कार पर हैं। मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज इंजीनियरों ने 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ऐसे में 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। लखनऊ में गुरुवार को राणा प्रताप मार्ग स्थित फील्ड हॉस्टल पर 1500 से ज़्यादा इंजीनियर और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। और बाद में कह देते ये माना नहीं जाएगा, आप लोग संगठन के लोग। ये किसी ने नहीं कहा कि माना नहीं जाएगा। ये किसने कहा? मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले हुआ समझौता के भी मुद्दे बाकी हैं और उसी समझौते में हमारे समझौते का मुद्दा नंबर 13 पढ़ लीजिए आप कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं, आपको मैं पढ़ के सुना दूं, जिसमें ये कहा गया है कि 3 साल से इस मुद्दे का अमल नहीं हुआ है। तो 3 महीना ही हुआ है ना। हमने कहा कि भाई थोड़ा दिन हमें और समय दीजिए। हम इस दिशा में जिन मुद्दों पे कार्रवाई बाकी है उन मुद्दों पे कार्रवाई होगी। थोड़ा समय दीजिए, हमें काम करने दीजिए। कि आपने 15 दिन का समय मांगा था, समझौते में दिया वो 15 दिन का समय मांगा। 15 दिन के अंदर 15 दिन मैंने जैसा कहा, किसी भी समझौते का संपूर्ण अमल मैंने 15 दिन में होते हुए देखा नहीं है। हमने कहा था कि 15 दिन में इस पे कार्रवाई की जाएगी। कुछ मुद्दों पे 15 दिन के अंदर कार्रवाई हो भी गई थी और हमने आज जो चर्चा हुई या पिछली जो चर्चा हुई उनमें भी यही बातें कही गई
कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, इस दिशा में कार्रवाई हो रही है, आप आश्वस्त रहिए। जैसा मैंने डिटेल में बताया कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई हुई है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि यूपी में लगातार कल रात से ही बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कल सुबह जो है हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से उनकी हड़ताल लगातार जारी है, जिससे अब बिजली सेवाएं ठप होती हुई भी नजर आ रही हैं। बिजली विभाग की रार तेज हो गई है और सरकार और बिजली विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी अब आमने सामने आ चुके हैं। कर्मचारियों ने गुरुवार को कार्य बहिष्कार जारी रखते हुए रात 10 बजे से हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कल रात से ही वो हड़ताल पर है, और कितनी लंबी ये हड़ताल चल सकती है? देखिए, 3 दिसंबर को जो विद्युत कर्मचारी संगठन है उन्होंने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को एक मांग पत्र दिया था, जिसमें उनकी प्रमुख कई मांगे थी। जिसमें मांगों की बात की जाए तो 9 साल में कुल 14 वर्ष और कुल 19 वर्ष की सेवा के बाद 3 प्रमोशन वेतन दिया जाए। साथ निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत चेयरमैन, प्रबंध निदेशक व निदेशक के पद को चयन किया जाए। बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा की जाए। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के लिए आदेश जो दिए गए वो वापस लिए जाए। साथ ही साथ पारीक्षण जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त की जाए। आगरा, फ्रेंचाइजी व ग्रेटर नोएडा निजीकरण को रद्द किया जाए। ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोडक्शन एक्ट बनाना चाहिए, इसको लेकर मांग थी। पंजाब, तेलंगाना, दिल्ली, उड़ीसा सरकार के आदेशों की भांति ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। बिजली कर्मियों को कई वर्षों से लंबी जो बोनस है उसको देने का काम किया जाए। भ्रष्टाचार वसूली रोकने हेतु 25,000 करोड़ के मीटर खरीदने के रद्द जो टेंडर है उसको कैंसिल किया जाए। तो ये कई मांगे थी, जिसपे कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री को ये पत्र दिया था, जिसके बाद कई मांगे थी, ऊर्जा मंत्री ने मान ली थी। लेकिन कल जो इस तरह से संगठन है उनका आरोप था कि 3 महीने होने के बावजूद भी जो मांग पत्र थे उसमें मांग हमारी पूरी नहीं की गई, जिससे नाराज जो विद्युत कर्मचारी संगठन है वो कहीं ना कहीं हड़ताल पे चले गए। रात 10 बजे से ही हड़ताल चली और कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री और संगठन अब आमने सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख कर्मचारी ऐसा है जो हड़ताल पे है, और ये कहा जा सकता है कि संविदा कर्मी और निविदा कर्मी उसमें और सरकारी सभी कहीं ना कहीं इसमें हड़ताल पे है। और ये कहा जा सकता है कि तमाम चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, अगर कोई भी संगठन, कोई भी नेता उनका रुकता है तो रासुका और एस्मा जैसी कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कल रात 10 बजे से हड़ताल शुरू हो गई है और लगभग 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। और ऊर्जा मंत्री ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जल्दी वापस जाए, और जो संविदा कर्मी इस पे काम पे वापस नहीं आएंगे उनको अनुपस्थित माना जाएगा। ये कह सकते हैं कि उनकी सेवा जो वो कहीं ना कहीं समाप्त की जाएगी। तो सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं जो संगठन है वो अड़े हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि कल देर रात 10 बजे से यह हड़ताल शुरू हुई थी। हड़ताल में रात 10 बजे से उन्होंने कहा कि हम काम छोड़ देंगे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे, जिसके बाद तमाम परेशानी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई। कहीं तो लाइट नहीं आई, तो कहीं पर जो मरम्मत का काम था वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में रात तन चुकी है। 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। हालांकि जो संगठन उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन का ही सांकेतिक हड़ताल करेंगे, उसके बाद बैठक जो अगर हमारी होगी, अगर बैठक में कोई निर्णय लिया तो अनिश्चित काल भी होगी। लेकिन अनिश्चित काल तब होगी जब अगर किसी कर्मचारी को जो हड़ताल पर है उनको जबरन काम कराया गया, उन पर गिरफ्तारी की गई या उनको रोकने का प्रयास किया, तब अनिश्चित काल की हड़ताल पे जाएंगे। और ये कहा जा सकता है कि कई गुट उत्तर प्रदेश में जो एक गुट लगभग 21 संगठन जो ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर है और बाकी काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में ही अब रात जो है सरकार विद्युत संगठनों के बीच में वो रात तेज हो चुकी है। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के वार्डों को 41 से 34 करने से जुड़े मामले में सुक्खू सरकार सहित चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
सबीना और न्यायाधीश सतेन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से 14 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान शिमला नगर निगम के कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 कर दी गई थी। कुछ वार्डों का पुनर्सीमांकन भी किया गया था और इस पुनर्सीमांकन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। नई सरकार के आने पर वार्डों की संख्या फिर से 34 कर दी गई। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने वार्डों की संख्या घटाने के साथ साथ पिछली सरकार द्वारा किए गए वार्डों के पुनर्सीमांकन को गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वार्डों की संख्या घटाकर सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश नगर निगम नियम 2012 का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई है हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार फिर से पुनर्सीमांकन प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए और मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के वार्डों को 41 से 34 करने से जुड़े मामले में सुक्खू सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिमला नगर निगम के वार्डों को 41 से 34 करने में पर जो है चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है और सरकार को भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में एक याचिका दायर की गई है और पिछली भाजपा सरकार के दौरान शिमला नगर निगम में कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 कर दी गई थी और साथ ही कुछ वार्डों का पुनर्सीमांकन भी किया गया था। इनको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है क्योंकि ये सब पुनर्सीमांकन सहित वार्डों की संख्या थी वो भी जो है सरकार ने 41 से दोबारा से घटाकर 34 कर दी थी। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और अब जो है 28 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम है और इसके तहत जो बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार जो पुनर्सीमांकन पिछली सरकार ने किया था उस प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए और जो पिछली सरकार ने वार्ड जो 41 से 34 कर दिए हैं उनको भी दोबारा से जो है वो हाईकोर्ट अपने संज्ञान में ले और इसको जो क्योंकि नगर निगम संशोधन के जो नियम के थे उनके अनुसार इसमें संशोधन किया गया था तो द्वारा से चुनाव आयोग है और उनको जो सरकार है उसको नोटिस जारी करे क्योंकि मतदाता सूची भी पिछली शासन में इसी जो 34 से 41 वार्ड की गई तो 41 वार्डों के अनुसार बनाई गई थी और अब द्वारा से जो जिला प्रशासन है वो 34 वार्डों के हिसाब से जो है मतदाता सूची तैयार करने में लगा है। तो इसको जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और जो अगली सुनवाई है वो 28 मार्च को होनी है। जी टीना जी, हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, इस याचिका में क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, याचिका में ये बोला गया है कि जो संख्या जो वार्डों की संख्या घटाई है और पिछली सरकार में जो वार्डों का पुनर्सीमांकन किया था, नाभा वार्ड था, संजौली था, बालूगंज वार्ड था, इनमें जो कुछ पुनर्सीमांकन किया गया था, कुछ जो क्षेत्र हैं उनको मिलाया गया था और कुछ क्षेत्रों को दूसरे वार्ड में शामिल किया गया था। वो जो ये सरकार है उन्होंने ये पुनर्सीमांकन को भी जो रद्द कर दिया है और जो वार्डों की संख्या है उसको भी दोबारा से घटा दिया है। ऐसे में इसको इनको आश्चर्यजनक ठहराते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा गया है कि वार्डों की संख्या जो घटाई है वो सीधा जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 है वो जो उनका जो प्रावधान है और प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम 212 का ये उल्लंघन है और इसको जो सरकार जो हाईकोर्ट है इसको दोबारा से लागू करवाए इन आदेशों को और जो याचिकाकर्ता है जो उन्होंने ये द्वारा से सारी चीजें करने के लिए कहा है क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें सभी नियमों का पालन किया गया था और ऐसे में इसी स्थिति में सरकार की ओर से जो 41 से घटा के 34 कर दिए गए वार्ड उसका कोई औचित्य नहीं था और अदालत से गुहार याचिकाकर्ता ने साथ में ये भी लगाई है कि हिमाचल प्रदेश अधिनियम और नियमों के प्रावधान के अनुसार नए सिरे से जो पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया है वो पूरा करने के आदेश द्वारा से वो जारी किए गए। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में जोशीमठ के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए जाने की बात कही। इस पर बीजेपी ने कहा कि ऐसी स्थितियों के लिए विशेषज्ञ जो कि राय देते हैं उसी आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इस मामले में कांग्रेस की टिप्पणी की आलोचना की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार को करीब 25,000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था। 22,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के बीच में इस पर खर्च होना था। केवल 1,000 करोड़ रखा गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और जो बजट दिया है जोशीमठ के लिए वो कम से कम 25,000 करोड़ का होना चाहिए। ये वैसा है, कांग्रेस को मैंने पहले भी कहा था 4 दिन पहले, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनको खुद विधि विशेषज्ञों को भेजना चाहिए जोशीमठ और इंजीनियर्स को भेजना चाहिए। भाई जो बजट बनता है, जो खर्चा होता है उसको इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो उसको बनाते हैं और उसमें जो है कि वहाँ की जो भूगर्भीय स्थिति है उसको देखने के लिए जियोलॉजिस्ट वहाँ पे जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने टीपीआर बनाने के लिए कोई टेक्नोक्रेट्स भेजे क्या, या कोई विधि विशेषज्ञों की उनकी राय है क्या? देहरादून में बैठ करके 25,000 कह देना, 25 लाख कर देना, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। जोशीमठ का जो हमने अभी डीपीआर तैयार किया है उसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए के हम पे अभी वो आया है डीपीआर पे, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से मांगा है और 1,000 करोड़ के लगभग का प्रोविजन हमने अपने बजट में किया है, यानी 3,000 करोड़ इस तरह से आया है जो हम आपको आपके माध्यम से बता रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बताती है 25,000 कहाँ खर्च करना है? आपको बताए ना, हमें ना बताए, आपको बताए कि साहब ये हमारा रोड मैप है, इसमें 25,000 खर्चा होना है। बीजेपी 3,000 खर्च कर रही है, ये सरकार 3,000 खर्च कर रही है, तब तो उसकी प्रामाणिकता होगी। ऐसे झूठ परोस करके कब तक चलोगे? इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बजट में जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा सत्र बजट सत्र के दौरान यहाँ पर जब बजट पेश किया तो तमाम तरीके से यहाँ पर कई चीजें यहाँ पर सामने आई और वहीं जोशीमठ आपदा के दौरान जैसे जोशीमठ में जो हालात हुए हैं उसके बाद जोशीमठ को दीवार से बनाने के लिए और वहाँ की स्थिति उसको सही करने के लिए वहाँ की लगातार लंबे समय से वहाँ जो जरूरत थी उसको देखते हुए बजट में करीब 1,000 करोड़ रुपए का वहाँ पर प्रावधान किया गया। लेकिन अब इसके 1,000 करोड़ देने के बाद कांग्रेस और भाजपा में यहाँ पर जुबानी जंग की राजनीति कहीं ना कहीं लगातार जोशीमठ को लेकर के कांग्रेस लगातार करती रही और वो बजट सत्र के दौरान देखा गया 1,000 करोड़ देने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि 25,000 करोड़ करीब यहाँ देने चाहिए थे जोशीमठ, क्योंकि वहाँ की स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं ये 1,000 करोड़ बेहद ही कम है और क्योंकि दोबारा से जोशीमठ को बसाना है, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 1,000 करोड़ बेहद ही कम है। 25,000 करोड़ अगर दिए जाते तो कहीं ना कहीं जोशीमठ की स्थिति वो अच्छी हो पाती, लेकिन 1,000 करोड़ में वो नहीं हो पाई। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार देखा जा रहा है कि वहाँ पर जितने भी की जरूरत है उसको देखते हुए लगातार काम किया जा रहा है। फिलहाल 1,000 करोड़ यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा जो आगे की जरूरत पड़ेगी वो सरकार से मांगे जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ की स्थिति को देखते हुए जो भी स्थिति वहाँ पर होगी उसको काम किया जाएगा। जी अमित, अगर बजट की बात कर ली जाए तो पहले से इस वाले बजट में कितना अंतर देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, जो पहले करीब 65,000 करोड़ का बजट पिछले वर्ष से जो बजट पेश किया गया था उसमें और इस बार के बजट में करीब 10,000 करोड़ ज्यादा इस बार का बजट किया गया है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से राय ले रहे थे। लगातार बजट को देखते हुए कोशिश की जाती कि इस बार का बजट हर वर्ग को छुए और यही पुष्कर सिंह धामी के इस बजट में है, क्योंकि लगातार हर वर्ग को कहीं ना कहीं छूता हुआ बजट दिखाई दिया है। 10,000 करोड़ पीछे बजट से इस बार बढ़ते हुए यहाँ पर जरूर दिखाई दिए गए हैं और उसमें सभी प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की गई है,
बेरोजगारों को कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र करते हुए स्वरोजगार की यहाँ पर योजना लाते हुए इसमें प्रदान किया गया। तो तमाम तरीके से बजट में बढ़ोतरी की गई है। और जोशीमठ की बात करें, जोशीमठ में जो पैसा यहाँ पर प्रदान रखा गया है वो वहाँ की स्थिति को सुधार के लिए रखा गया है और आगे उस पर कहीं ना कहीं और काम होना है। इसको लेकर के ये सरकार से लगातार सहायता मांगी जा रही है। जी, वही बात अगर कांग्रेस की कर ली जाए तो करण महारा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस बजट को लेकर? बिल्कुल, बजट की बात की जाए तो बजट को लेकर के हालांकि भाजपा की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बजट जो है हर वर्ग को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। उत्तराखंड के विकास को देखते हुए जोशीमठ में 25,000 करोड़ की आवश्यकता थी, वहाँ पर 1,000 करोड़ जोशीमठ को दिए गए हैं बजट में। और वहीं बेरोजगारी को देखते हुए यहाँ पर जो युवाओं हैं उसको स्वरोजगार को लेकर के जो प्रोग्राम रखा गया है 40 करोड़ का, वो भी कम है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार बजट पर सवाल उठा दी। वहीं बीजेपी की तरफ से बजट को बेहद ही अच्छा बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं तारीफ इस बजट की लगातार की जा रही है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की पुलिस पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से भारत में भी सरकार विपक्षी नेताओं मंत्रियों की गिरफ्तारी करवा रही है, उन पर एजेंसियों की छापेमारी हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल रहे हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों देशों में स्थितियाँ एक जैसी हैं। हमारे देश में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सिसोदिया की बात कर ली जाए या फिर केसीआर की बेटी की कविता को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार भी एजेंसियों के निशाने पर है। इस खबर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कल महबूबा मुफ्ती ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। कहीं न कहीं महबूबा मुफ्ती जब से धारा 370 हटाई है उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोलती रही है। हालांकि महबूबा मुफ्ती जब भाजपा के साथ यहाँ गठबंधन सरकार में थी तब इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर कोई कश्मीर का मसला हल कर सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और भाजपा है। लेकिन कहा जाए तो अब लगातार मुखरोती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो भारत है उसकी तुलना उन्होंने पाकिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस समय केंद्र सरकार की एजेंसियां लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला कर रही हैं, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, उसका गलत इस्तेमाल जो है वो कर रही है। मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर केसीआर की बात या लालू प्रसाद यादव की बात करें, उनके परिवार के ऊपर एजेंसियां लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से इमरान खान की गिरफ्तारी करने की कोशिश हो रही है, उन्होंने इसको भी गलत कहा। लेकिन उन्होंने तुलना जो है वो भारत के साथ कर दी, क्योंकि भारत जो है वो इस समय अपनी मनमानी जो केंद्र में बैठी सरकार है वो अपनी मनमानी तरीके से जो है वो कार्रवाई कर रही है और उसकी एजेंसियां जो है विपक्षी पार्टियों को तंग कर रही हैं। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साऊ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बुधवार को भाजपा के विधानसभा घेराव के वक्त प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। साऊ ने कहा कि जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी बरसाई गई, ये नादिर शाह और तुगलक की हरकत को याद दिलाता है। जिस तरह से भीड़ में बम फेंके गए, वो जलियांवाला बाग की घटना को याद दिलाने वाला है। साऊ ने कहा कि सरकार के इशारे पर यह सब हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी इस बात को समझ लें, सत्ता आती और जाती है। सत्ता के इशारे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं या हक की लड़ाई लड़ने वालों पर बर्बरता करेंगे तो समय परिवर्तनशील है। साऊ ने आगे कहा कि इस तरह के कार्यकर्ताओं पर बमबारी उनकी हत्या के प्रयास का मामला है। देश में कभी नहीं होता कि ऐसे लोगों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले फेंके जाए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयदास मानिकपुरी इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साऊ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बातें रखी हैं। जी, कल जो है बुधवार को जो है बीजेपी का यहाँ बड़ा आंदोलन हुआ है। लगभग हजारों की संख्या में जो है यहाँ कार्यकर्ता और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को लेकर जो बीजेपी ने जो आंदोलन किया था, उसमें जो हितग्राही हैं वो शामिल हुए, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था। और इस बीजेपी के दावे में जो है जब विधानसभा की तरफ कूच किए तो जिस तरीके से पुलिस ने वहां बैरिकेड्स लगाए थे, प्रशासन ने वहां बैरिकेड्स लगाए थे और ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें जो आंसू गैस जो के बम जो है वो छोड़े गए उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो इस पर जो है कल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साऊ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। और उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने जिस तरीके से कृत्य पहले की थी, उस तरीके से कृत्य जो है वो कांग्रेस की सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर किया है। आपको बता दूं कि कुछ जो उनके दर्जनों कार्यकर्ता वो घायल हुए हैं, इसमें कि पानी की बौछारें भी छोड़ी गई थी, साथ में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इसके अलावा जो है दर्जनों जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं। इस तरीके के जो आंदोलन हुए हैं, बुधवार को विधानसभा घेरने जा रहे थे, तो इसमें जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चालू हो गया और सीधे सीधे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साऊ उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है वो दमनकारी नीति अपना रही है और हमें जो है जो आंदोलन हम कर रहे थे, जो संविधान में जो हमें दिया गया है, माफी चाहूंगा, संविधान में जो दायरा हुआ है उसके तहत ही दायरा दिया गया है, उसी के तहत ही हम विधानसभा की घेराव करने जा रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करने जा रहे थे। इस लोकतांत्रिक तरीके के घेराव को जो है वो कांग्रेस की दमनकारी नीति के चलते कांग्रेस ने तरीके से हरकत की है। इस तरह से जो है तमाम आरोप बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साऊ उन्होंने कल लगाए हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला भी है। जयदास, वहीं बात कर लें इस प्रकार की कार्रवाई जो की गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि इस तरीके की जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने स्पष्टीकरण में क्या कुछ कहा है? जी, कांग्रेस के स्पष्टीकरण में यह आया कि जो प्रदेश संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस जो बीजेपी है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो विधानसभा पे हमला बोलना चाह रहे थे, उन पे कब्जा करना चाह रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जो संविधान में उल्लेख है कि किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से जो है आंदोलन करने का अधिकार है और इसके तहत वे अपनी आंदोलन को चालू रख सकते थे, शुरू कर सकते थे। और लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वे एकदम से हुड़दंगबाजी और जो अन्य तरीके से जो घटनाएं हुई है उस पर जो हमला बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आया है कि वे विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक जगह पर वे कब्जा करना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री आवास मुद्दा को लेकर जो जिस तरीके से बीजेपी ने इस तरीके कार्य किया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है, कायरतापूर्वक है, इस तरीके के आरोप लगाया है। और सीधे सीधे यह भी कहा है बीजेपी के ऊपर हमला बोला है कि इतने सालों में बीजेपी जो है वह सोई हुई थी, लेकिन अब चुनाव के समय जो है वो राजनीतिक मुद्दा इसको अपनाकर अपना फायदा लेने के लिए इस तरीके से कायराना हरकत कर रही है। जयदास, वहीं बीजेपी ने आंदोलन की बात भी जो है बीजेपी द्वारा कही जा रही है। जी, निश्चित ही आगे उन्होंने यह भी कहा बीजेपी ने
कि यह तो अभी छोटा सा एक प्रारूप है, इसके अलावा बड़े बड़े जो आंदोलन है भी किए जाएंगे। आपको बता दूं कि अभी चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जो है तमाम जो पार्टी है छत्तीसगढ़ में अपना दमखम दिखाने के लिए इस तरीके से हथकंडे अपनाएगी और अपनाने जा रही है। और आपको यह निश्चित बता दूं कि बीजेपी की तरफ से कल यह भी बोला गया है कि इससे भी बड़ा आंदोलन जो है प्रदेश की जनता के पक्ष में, जो भी जनता से वादा किए गए थे कांग्रेस सरकार बनने से पूर्व कांग्रेस ने, और उस कांग्रेस की सरकार ने वादा पूरे नहीं किए, इस वादा को पूरा कराने के लिए हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरीके के संकेत जो है वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कल दे दिए हैं। और निश्चित ही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा की चुनाव की घोषणा नहीं होगी उसके पहले इस तरीके के जो कार्य है वो तमाम जो पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसके द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में की जाएगी, ऐसी संभावना दिख रही है। चलिए जयदास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।